दुनिया में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके जन्म से पहले से तय होते हैं, पर कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपके जन्म के बाद भी आप पर जबरदस्ती थोपे जाते। ये कहानी ऐसे ही रिश्ते पर बात करती है। मैं लंदन में काम करता था और बहुत पहले ही घर छोड़कर चला गया था क्योंकि मैं अपनी सौतेली माँ का पसंद नहीं था और वो मुझे पसंद नहीं थी। इसी कारण से मैं अपने पापा और बहन को छोड़कर लंदन चला गया। मैं घर से ये सोचकर गया था कि मैं घर वापस कभी नहीं लौटूंगा, पर एक दिन मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी मेरी फ़ोन बजी। मैंने फ़ोन के स्क्रीन पर देखा, वो मेरे बहन रितिका नंबर था। मैंने फ़ोन उठाई और अपने कान से लगाई। हेलो भैया, मैं रितिका बोल रही हूँ। पापा ने आत्महत्या कर ली है क्या? पर क्यों? मुझे नहीं पता। अच्छा क्यों, तू पापा के साथ नहीं रहती हूँ ना? पर छोटी माँ ने ना जाने उन पर क्या जादू किया है कि वो सिर्फ उन्हीं की बातें सुनते हैं। ये तो होना ही था। वो औरत जानती है कि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मैं हूँ। पहले मुझे उसने अपने रास्ते हटाया। तो भैया आप यहाँ आ क्यों नहीं जाते? वैसे भी पापा के जाने के बाद मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लगा रहा। मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, मैं अगली फ्लाइट पकड़ कर आता हूँ। मैंने अगली फ्लाइट पकड़ी और वापस अपने घर आ गया। मैं घर पहुंचा तब तक मेरे पापा का देह संस्कार कर दिया गया था। मैं एक ऐसा बेटा था जिसने अपने बाप को आग तक नहीं दी। मुझे वहां वापस आया देखकर मेरी सौतेली माँ के सीने में सांप लौट गए और दुखी होना छोड़कर उन्होंने जो पहला ताना मुझे मारा वो था, आ गए बेटा, काफी जल्दी आ गए। थोड़ी और देर हो जाती तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे रौनक के नाम हो जाती। कहीं आप ही ने तो पापा को नहीं मारा और यूं जाहिर करवा दिया जैसे पापा ने आत्महत्या की हो। अगर किया भी है तो तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे, वो तो वक्त बताएगा। मैं फिर अपने बहन से मुखातिब हुआ। जब पापा ने आत्महत्या किया तो तुम कहाँ थी? मैं अपने बेडरूम सोई हुई थी और सुबह उठी तो पापा मर चुके थे। तुम्हें छोटी माँ पर शक है क्या? वो पापा को मार सकती है? मतलब उनका गला घोटकर दोनों माँ बेटे ने पंखे से लटका दिया होगा। भैया आप भी क्या क्या सोच रहे हो? तुम इस औरत को नहीं जानती। इसने पापा को कई बार मारने की कोशिश की है और शायद इस बार कामयाब हो गई हो। भैया पुलिस ने पापा की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कह रही है कि ये आत्महत्या थी। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ पता लगा लूंगा। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने किताब पढ़ने की सोची। मैं पापा के स्टडी में गया और वहां से पापा की किताबों के संग्रह से कुछ किताब पढ़ने की सोची। मैंने सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखित निफोमेनियक पढ़ने की सोची। मैंने किताब निकाली, तभी एक किताब के अलमारी से निकलकर नीचे गिरी और उसके साथ एक लिफाफा भी गिरा। मैंने लिफाफ खोलकर देखा तो मेरे कनपटियों में खून बजने लगा। लिफाफे के अंदर मेरे बहन की ही कुछ फोटो थे जो ऐसी अवस्था में लिए गए थे उसके शरीर पर कपड़े की एक धज्जी तक नहीं थी और उसी अवस्था में उसकी वो फोटोज लिए गए थे। अब मेरे सामने पानी की तरह सब कुछ साफ था, पर मेरे सामने ये सवाल था कि आखिर ये फोटोज लिए किसने थे? जिसने भी लिए थे वो आसानी से पापा को ब्लैकमेल कर सकता था। अब मुझे उस फोटोग्राफर का पता लगाना था और ये सिर्फ वही बता सकता जिसके ये फोटोज थे। पर मैं आखिर अपनी बहन से कैसे पूछता कि उसकी ऐसी अवस्था में फोटोज किसने लिए थे? मैंने किताब उसी स्थान पर रख दी जहां से मैंने किताब निकाली थी और मैं सीधे रितिका रूम में पहुंचा। मैंने बेडरूम के दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा मजबूती से बंद था। मैंने रितिका को आवाज लगाई, रितिका दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी दरवाजा खुला। मैंने देखा रितिका ठीक तरह से खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसके आंखें लाल थी। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं भैया, सो रही थी। तो ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? नहीं तो ठीक तो है। कहीं तुम यहाँ रूम में बैठकर नशा तो नहीं कर रही थी? नहीं भैया, कैसी बात करते हो? मैं कैसी बात करता हूँ? तुम्हारा मौजूदा हाल तो यही बता रहा है। मैंने वो फोटोज अपनी जेब से निकाले और उसे थमा दिया। देखो इसे, मेरे यहाँ ना होने पर तुम यहाँ ये सब करती हो। देखो तुम्हारी करतूत। उसने लिफाफे से फोटोज निकाले और जैसे ही उसकी नजर फोटोज पर पड़ी उसकी आंखें छलक उठी और फोटोज उसके हाथ से निकलकर जमीन पर जा गिरे। बताओ रितिका, ये फोटोज किसने लिए? भैया आपको ये फोटोज कहाँ से मिली? ये मुझे पापा के स्टडी से मिली। बताओ ये फोटोज किसने लिए? आर्यन सिंह, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और एक फोटोग्राफर और रौनक का दोस्त है। क्या ये आर्यन सिंह जिसने तुम्हारी ये फोटोज ली है वो रौनक का दोस्त है? अब इस फोटोज का संबंध समझ में आ रहा था और पापा की आत्महत्या का भी। अगर मैं सवाल सीधे रौनक से पूछता तो वो अपने दोस्त को खबरदार कर सकता था। मुझे उसके दोस्त से खुद ही निपटना था, वो भी रौनक को भनक लगे बिना। ये आर्यन सिंह कहाँ मिलेगा? वो भैया
आर्यन विजया गार्डन्स में रहता है। ठीक कल सुबह जाता हूँ, उसकी खबर लेता हूँ। मैं अगली सुबह विजय गार्डन्स आर्यन के घर पहुँचा। मैंने उसके फ्लैट के दरवाजे का डोर बेल बजाया। दरवाजा आर्यन ने ही खोला। मैं विकास हूँ, रौनक का भाई। अरे भैया आइए, कैसे आना हुआ भैया? बताता हूँ। मैंने लिफाफे में फोटोज निकाली और उसके मुंह पर दे मारा। ये फोटोज रितिका के है जो तुमने लिए है। अब तुम ये बताओ, ये फोटोज मेरे पापा के स्टडी में कैसे पहुंची? भौडी के तुम मेरे पापा को इन फोटोज के जरिए ब्लैकमेल कर रहे थे। बता साले, किसके कहने पर तुम ये सब कर रहे थे? वो भैया रौनक के कहने पर। क्यों? क्योंकि वो मुझे माल ला कर देता था। वो भैया रौनक मुझे कोकेन, LSD सब कुछ नशे के लिए मुहैया करा देता था और उसी ने मुझे रितिका को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए बोला और मुझे वो करने को बोला जिसका मैं महारथी था। ये सब तो उसने तुम्हें करने को बोला था, पर क्या मेरे पापा को ब्लैकमेल करने को भी उसने बोला? हाँ, उसने मुझे बोला मैं वो फोटोज अंकल को भेजकर उनसे पैसे ऐंठ सकता था। मुझे लगा कि मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और मुफ्त में नशा भी हो जाएगा, पर मैं पैसे तो नहीं ले पाया उनसे, उल्टे उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं जानता था पापा को चीज सबसे ज्यादा प्यारी थी, वो थी उनकी प्रेस्टीज जो उन्होंने इतने सालों में कमाई थी। उन फोटोज को देखकर पापा पर क्या बीती होगी। जुगल किशोर माथुर की इकलौती बेटी की तस्वीर, वैसी हालत में ये देखकर ही वो मर गए होंगे। मैं तुरंत वहां से निकल गया और मैं रौनक की खबर लेना चाहता था। मैं सीधे घर पहुंचा और पापा के स्टडी टेबल के दराज से गन निकालकर अपने पेंट में खोस लिया और बड़ा रौनक हॉल में मौजूद सोफे पर अधलेटा सा बैठा हुआ था। मैंने उसे उसका गिरहेबान पकड़कर उसे उसके पैरों पर खड़ा किया और बोला, रौनक तुमने पापा की जान क्यों ली? अरे तुम्हें नहीं पता क्या पापा ने आत्महत्या की? पता मुझे, पर उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर तुमने और तुम्हारी माँ ने किया। अच्छा, मैंने जेब से वो फोटोज निकाली और उसके मुंह पर मार दिया। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया, तुमने ऐसा क्यों किया? वो साला पागल आदमी था। 6 करोड़ की जमीन ट्रस्ट को दान में दे रहा था, उसे पैसे नहीं नाम चाहिए था। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। अंत में मैंने अपने दोस्त को बाटली में उतारा और उसने रितिका के फोटो उस पागल आदमी को भेज दिए और उसे सदमा लगा और वो चल बसा। उसे इज्जत बहुत प्यारी थी, इसलिए हमने उसके अहम पर वार किया और उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उस आदमी ने आत्महत्या कर ली और वो जमीन भी ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर नहीं हुए, इसलिए वो भी बच गई। तुमने ये सब अपनी माँ के कहने पर किया। उन्होंने उस आदमी से शादी भी इसलिए की थी ताकि वो उनके पैसों का फायदा उठा सके, पर वो था पागल आदमी और जब पैसे ही ना रहते तो फिर आदमी किस काम? मैंने अपनी गन निकाली और रौनक की ओर तान दिया। मेरे हाथ में गन देखकर वो सकपकाया। इससे पहले वो कुछ समझ पाता मैंने उसे शूट कर दिया और वो परलोक सिधार गया। गोली चलने की आवाज सुनकर मेरी सौतेली माँ भी दौड़ी दौड़ी हॉल में आई और अपने बेटे की जमीन पर पड़ी लाश देखकर चीखी। फिर मैंने उसे भी शूट कर दिया।